So everyone note down. In today's class, we will start with doubts first. And the first doubt of today's class is number 20. In question number 20, the question is this way, note down. A town has two fire extinguishing engines functioning independently. The probability of each engine when needed is 0.95. So let E be the event that engine is available when needed. All right. So what is the probability that engine is available when needed? Yes, what is the probability that an engine is available when needed? 0.95. So what is the probability that engine is not available when needed? 0.05. Now हम लोग को probability निकालना है that neither of them is available when needed. Probability neither is available when needed. मतलब जब जरूरत पड़ रहा है तब दोनों में से कोई भी अवेलेबल नहीं है. मतलब ना ही पहला इंजन अवेलेबल है और ना ही सेकंड वाला इंजन अवेलेबल. और देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो हम दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे. लेकिन सो व्हाट इज 0.05 into 0.05? इट इज 0.05 का होल स्क्वायर. ऑलराइट एवरीवन, नेक्स्ट. इसके बाद सेकंड वाला पार्ट है एन इंजन इज अवेलेबल व्हेन नीडेड. व्हाट डू यू मीन बाय एन इंजन इज अवेलेबल व्हेन नीडेड? एग्जैक्टली, एन इंजन का मतलब ये नहीं, मतलब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि एक इंजन भी अवेलेबल होगा, ये बोला जा रहा है एक इंजन भी अवेलेबल होगा व्हेन नीडेड, एन इंजन. इसका मतलब क्या है पता है? यहाँ पे आंसर रॉन्ग दिया. एक्चुअली ये वाले क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया हुआ है. एन इंजन इज अवेलेबल मतलब एक भी इंजन अवेलेबल होगा. ठीक है, मतलब यहाँ पे हमको क्या जानना है, देखें एक बार. प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजन इज अवेलेबल when needed. मतलब one engine is available when needed or both the engines are available when needed. Though in this part your answer will not match with the answer at the back given in the book, but this is the correct one. Okay, all right everyone. So we can do directly 1 minus first. We can write this way also, 1 minus none of the engines are available, because अगर दो इंजन है तो दोनों अवेलेबल हो सकता है जब जरूरत होगा. एक अवेलेबल, दोनों ही अवेलेबल नहीं हो. नहीं, एक्चुअली एन इंजन इज अवेलेबल मतलब एक इंजन अवेलेबल होना चाहिए. एग्जैक्टली वन इंजन इज अवेलेबल बोलता मतलब एक से ज्यादा नहीं, एक से कम. ठीक है. Note down the next question, that is number 19. An article manufactured by a company consists of two parts X and Y. In the process of manufacture of part X, 8 out of 100 parts may be defective. Similarly, 5 out of 100 parts of Y may be defective. Calculate the probability that assembled product will not be defective. Now let E be the event that X is not defective. Okay. F be the event that Y is not defective. अब एक बात बताओ, 8 out of 100 parts may be defective. So what is the probability that X will not be defective? क्योंकि 8 में से 100 पार्ट में से 8 पार्ट डिफेक्टिव होता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी की जो X जो है पार्ट वो डिफेक्टिव होगा, नॉट डिफेक्टिव होगा? 92/100. What is the probability that part X will be defective? 8/100. Similarly, जो मशीन Y है उसके डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी है 5/100. कैसे पता चला? क्योंकि 5 out of 100 parts of Y may be defective. So what is the probability that part Y will be defective? I mean, will not be defective. It is 95/100. And probability that part Y will be defective is 5/100.
अब हमको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालना है दैट द assembled प्रोडक्ट विल नॉट बी डिफेक्टिव। तो बात को सुनना एक बार, दो प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, दोनों डिफेक्टिव नहीं होगा, दोनों डिफेक्टिव होगा, एक डिफेक्टिव दूसरा डिफेक्टिव नहीं होगा, ऐसे हो सकते हैं, ये चार पॉसिबिलिटी है। अब एक बात बताओ, एक मशीन तभी ना काम करेगा जब दोनों डिफेक्टिव नहीं होगा, जब दोनों ही फंक्शन करेगा, दोनों पार्ट्स। तो एक बात बताओ, यहाँ पे अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट द assembled product will not be defective, so will not be defective in how many cases, can you tell me? One case only। अब तुम बोलेगा सर यहाँ पे तो एक डिफेक्टिव नहीं है ना, लेकिन ये ओवरऑल मशीन तभी काम करेगा जब दोनों डिफेक्टिव नहीं होगा। तो मशीन डिफेक्टिव कब नहीं होगा, जब दोनों ही फंक्शन करेगा, है कि नहीं? सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू probability when the first part is also not defective and second part is also not defective, and पहला पार्ट डिफेक्टिव होगा या नहीं होगा उस पार्ट पे डिपेंडेंट है, सेकंड पार्ट डिफेक्टिव होगा या नहीं होगा उस सेकंड पार्ट पे डिफेक्टिव, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं, बट ओवरऑल मशीन का जो फंक्शन है वो दोनों पार्ट्स पे डिपेंडेंट, वो तभी होगा फंक्शन करेगा जब दोनों डिफेक्टिव नहीं होगा। ऑलराइट, now see, now we are starting conditional probability। okay, now what is this conditional probability, everyone knows? सबसे पहले probability of E slash F, what do you mean by E slash F? नोट डाउन, E slash F का मतलब ये नहीं होता है probability of getting probability of E divided by F, प्लीज नोट डाउन। मतलब यहाँ पे मैं जो E slash F निकाल रहा हूँ, E slash F का मतलब ये नहीं है कि हम लोग probability of E divided by F का probability निकाल, नहीं, मैं यहाँ पे E और F का डिवीजन का probability निकाल, इसको रीड कैसे करना है, नोट डाउन। We are finding out probability of occurrence of E, probability of occurrence of E if F has already occurred। All right, मैं यहाँ पे F E का probability निकाल रहा हूं under the condition that F एक इवेंट है, वो ऑलरेडी हो चुका है। जैसे एक very simple example, probability that a person will buy a shirt is 0.3, probability that a person will buy a coat is 0.4। now there is one more question, probability that a person will buy a shirt is 0.4, probability that he will buy a coat given that he had bought a shirt। मतलब पता है ये क्या है, ये क्या चीज का मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं कि अगर एक आदमी शर्ट खरीद चुका है तो इसके रेस्पेक्ट में, बेस्ड ऑन दिस, अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बाय अ कोट, अगर शर्ट खरीद चुका है तो उसके बेसिस पे अगर तुमको कोई पूछे कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग अ कोट, मतलब ये, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, जैसे मान लो कभी क्या करते हैं कि शर्ट जाके इंडिपेंडेंटली खरीद के आ जाते, कभी जब लोग शॉपिंग पे जाते हैं कुछ सामान अच्छा लगता है, मान लो कोट अच्छा लगा हम लोगों ने खरीद लिया, ब्लेजर अच्छा लगा हम लोगों ने खरीद लिया। कभी कभी क्या होता है कि हम जा रहे हैं ये सोच के कि मुझे शर्ट भी खरीदना है कोट भी खरीदना है, लेकिन मेरे दिमाग में क्या है कि पहले मैं शर्ट खरीद लेता हूँ, उसके बाद कोट जो है मैं शर्ट के रेस्पेक्ट में करूंगा। समझ में मेरे बात, मतलब आई एम गोइंग टू बाय अ शर्ट, ठीक है, एंड देन आई विल बी बाइंग अ कोट गिवन दैट आई हैड बॉट विद शर्ट। समझ में बात, तो ये वो कंडीशन को रिप्रेजेंट कर। तो याद रखना E स्लैश F का मतलब कभी भी ये नहीं है, E स्लैश F का मतलब ये नहीं हो रहा है कि हम E डिवाइडेड बाई F का प्रोबेबिलिटी निकाल, ठीक है, हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किस इवेंट का निकाल रहे हैं, E और F में से E का निकाल रहे हैं, अगर F हो चुका है, ठीक है, अगर F हो चुका है तो E का प्रोबेबिलिटी क्या होगा हम वो निकालना चाहते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। मतलब जो इवेंट हो चुका है उसका प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में आता है और न्यूमरेटर में दोनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी आता है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं
it is n of E intersection F divided by n of F. Can you tell me what is the meaning of n of E intersection F? Yes, number of elements present in this, मतलब number of favorable outcomes to this event is n of E intersection F. But what is probability of intersection? मतलब ये probability हुआ और ये number of favorable outcomes to this event. ठीक है, अगर हम लोग that's करें, अगर हम इस मान लो इवेंट को सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दें, ठीक है, सैंपल स्पेस से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दें, तो ये जो वैल्यू आएगा ये क्या होगा बताओ तो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। और अगर हम एन ऑफ एफ को एन ऑफ एफ से डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई तुम ये फॉर्मूला बोलो या ये फॉर्मूला, दोनों से एक ही आंसर मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूला में अगर हम ऊपर नीचे एन ऑफ एस से डिवाइड कर दे तो जो मिलेगा वो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी होगा, और अगर हम काट दे तो ये वाला। ऑलराइट, तो एक बार ये फॉर्मूला को कॉपी करना फटाफट, और एंड बेस्ड ऑन दिस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, आई एम गोइंग टू डू फ्यू क्वेश्चंस नाउ। उस पे एक बार कंसंट्रेट करना। जो मैंने इमेज भेजा है उसका पहला सम एक बार देखना सकते। So the first question is, given probability of A, मतलब एक इवेंट है, इस इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी 7/13 है। एक दूसरा इवेंट है B, इस इवेंट B का होने का प्रोबेबिलिटी है 9/13, और दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी वैल्यू 4/13 है। और हम लोग को निकालना क्या है? हम लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B। क्या निकालना है हम लोग को? A/B। मतलब बताओ तो मुझे A का प्रोबेबिलिटी निकालना है या B का प्रोबेबिलिटी निकालना है? A का अंडर द कंडीशन, देखो P ऑफ A और P ऑफ A/B में डिफरेंस क्या है? ये हो गया P ऑफ A इंडिपेंडेंटली निकालेगा प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी A इंडिपेंडेंटली होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट A इंडिपेंडेंटली, मतलब किसी पे, मतलब कंडीशन पे नहीं, किसी कंडीशन पे नहीं, ये वो है। और ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ A लेकिन अगर B हो चुका है। समझ में? तो दोनों में डिफरेंस। अब अगर मैंने फॉर्मूला जो दिया उसके हिसाब से अगर हम जाएं तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा बताओ तो? इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, और डिनोमिनेटर में क्या जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B is 4/13. What is probability of B? 13 gets cancelled and we are getting 4/9 as the result. All right everyone, इसके अंदर दूसरा पार्ट क्या है? B/A। It is probability of A intersection B divided by probability of A. What is probability of A intersection B? What is probability of A? 13 gets cancelled and 4/7 is the answer. तीसरा क्वेश्चन क्या बताओ इसके अंदर? अब A यूनियन B में जो मैंने जो बेसिक लॉ दिया था, that it is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, will be using this formula. Probability of A is 7/, probability of B is 9/, and probability of A intersection B is 4/13. 12/13 is the answer. There is one more question, right? Check once. Probability of B0/A0, यही ना क्वेश्चन है ना? अब एक बार ये वाले पार्ट को ध्यान से देखिए, डोंट कॉपी, पहले इस पार्ट को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे मुझे B0 का हमको प्रोबेबिलिटी निकालना, अगर A0 हो चुके हैं। फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम जाएं तो ये हो जाएगा B0 इंटरसेक्शन। अब एक बात बताओ तो, क्या A इंटरसेक्शन B का मतलब और B इंटरसेक्शन A का मतलब क्या अलग अलग होता है? दोनों एक ही चीज है, याद रखना। सेम A यूनियन B का मतलब और B यूनियन A का मतलब भी क्या होता है? एक ही होता है। ठीक है, अब आगे देखना। डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A0। तुम याद करो, मैंने एक बेसिक लॉज में जब मैं एटलीस्ट और एंड जब मैं बता रहा था, अपने को भी कॉपी में देखो निकाल के, तब मैंने एक चीज बताया था, डिमॉर्गन्स लॉ। याद करो, दो लॉ मैंने दिया था, और उस लॉ में मैंने ये बताया था कि किसी भी, अगर मान लो हम जैसे यूनियन है, इस पूरे के ऊपर अगर हम नॉट लगा रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा? E0। यूनियन पे नॉट लगेगा तो क्या होगा? F0। और अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो ये क्या बन जाएगा? यूनियन बन जाएगा।
ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे, क्या मैं बी नॉट इंटरसेक्शन ए नॉट को नेक्स्ट स्टेप में ए यूनियन बी का होल नॉट लिख सकता हूं Yes. या बी यूनियन ए का होल नॉट? एक ही बात है। अब एक बात बताओ तुम लोग मुझे, सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.6 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट क्या होगा बताओ तुम? है कि नहीं? 0.4 होगा कि नहीं? सेम वे, क्योंकि तुमको पता है कि किसी भी इवेंट का अकरेंस का प्रोबेबिलिटी को ए से डिनोट कर रहा हूं, तो नॉट अकरेंस को नॉट से डिनोट कर, और दोनों का सम हमेशा क्या होगा? सो मैं ये पूछना चाह रहा हूं तुम लोग से, ध्यान देना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू किसके बराबर होगा? होल नॉट। ठीक है, ये क्लियर हो? तो मुझे ये बताओ तुम लोग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल नॉट क्या होगा? Can I say that it is 1 minus probability of A union B? Same way, what is probability of A naught? Any doubt here? अब मुझे probability of A union B नंबर 3 में पता है, और probability of A भी पता है हम लोग को, ऑलरेडी दिया हुआ है। Just put the value and find out what is the answer. All right, 1/6 is your answer. All right, ठीक है ना? तो फटाफट ये वाले सम को एक बार कॉपी करना। Now everyone pay attention here and just try to just read question number first. Question number 8. एक बार क्वेश्चन नंबर 8 अपने से एक बार रीड करो। Giving you a few seconds to read everyone. It's in the next page, okay? Have you read the question, everyone? Now just look here. If you have read the question, please look here now. सिर्फ एक बार रीड कर लिया होगा, अब आगे देखो। Listen. Two unbiased मतलब fair. Dice are thrown. So let's see the question part by part. So if two unbiased dice are thrown, the first thing which comes in my mind is that the sample space will be 36. Yes or no, everyone? If I throw two dice, then exactly the number of sample space will be 36. Now, I will suggest you all not to write down the sample space if it is very large. Don't represent the sample space. I mean, so 36 sample space को अगर हम लिखेंगे, उतना में अपना sum complete हो जाएगा उससे पहले. So we will not spend our time in writing representing कि वो 36 क्या है exactly. ठीक है, बस 36 है उसको लिख. आगे देखो. Find the probability. Note down. Find the probability that the sum of numbers appearing. Sum of numbers appearing. मतलब दोनों डाइस पे जो सम होगा नंबर्स का वो क्या होगा बताओ तो? 8 होगा या फिर ग्रेटर होगा. So let E be the event that the sum of numbers appearing is 8 or greater. ठीक है, मतलब तुमको एक वो इवेंट डिक्लेयर करना है. तुम ई से करो, एफ से करो, जी से करो, एच से करो, दैट इज नॉट अ पॉइंट. तुम कोई भी एक इवेंट मतलब उस जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको एक इवेंट डिक्लेयर कर दो. जैसे मैंने उस जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है मैंने उसको क्या ले लिया? क्या ले लिया बताओ? ई लिया है कि नहीं? सबको को क्लियर है? अब देखो आगे. फाइंड द प्रोबेबिलिटी. सॉरी, ये तो हो गया. इफ 4 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट डे. अब एक वो इवेंट डिक्लेयर करना पड़ेगा जो ऑलरेडी हो चुके हैं. Let F be the event that 4 appears on the first day. ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो हमको, मैंने क्यों ऐसा बात बोला? क्योंकि हमको पता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. अब बोलोगे सर एग्जाम में हमको कैसे पता चलेगा? मैं तुमको अभी बोला कि वी आर डूइंग कंडीशनल फोकस हियर. ठीक है, पहले सीखने के लिए पहले टॉपिक को. प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F का मतलब क्या होता है?
इसका मतलब होता है मैं ई का प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं अंडर द कंडीशन एफ इज ऑफ। तो यहाँ पे जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है मैंने उस इवेंट को ई ले लिया और जो ऑलरेडी हो चुका है उस इवेंट को मैंने एफ ले लिया। सो टेल मी मुझे ई स्लैश एफ निकालना है या एफ स्लैश ई निकालना है, पहले ये बताओ। अच्छा ये बात सबको क्लियर है तो कि मुझे ई स्लैश एफ निकालना है क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ई निकालना है अगर एफ हो चुका है तो। ठीक है, इस केस में मैं फॉर्मूला यूज करने वाला हूं एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय एन ऑफ एफ। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि मैंने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना है और जो पहला सम जो था उसमें ऑलरेडी मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ दिया हुआ। ठीक है ना, तो कैलकुलेट करना है तो हम क्यों अपना टाइम एक स्टेप आगे बढ़ के वेस्ट करने वाले। समझ में ना, मैं बताऊंगा क्या है ये चीज, मतलब ये मुझे निकालना। तो सबसे पहला चीज हम यहाँ पे निकालेंगे इवेंट ई निकालेंगे। नाउ टेल मी व्हाट इज इवेंट ई। इवेंट ई का मतलब है कि वो सारा पेयर जिसका सम टोटल क्या होगा 8 होगा या फिर ग्रेटर होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद 8। तुमको ये तो पता है ना सबको को कि दोनों डाइस का सम जो है वो मिनिमम 2 होता है और मैक्सिमम 12 होता है। सम मैंने बोला 12 होता है और उसके बीच में सारा नंबर जा सकता है। मतलब अगर 8 और ग्रेटर बोल रहा हूं मतलब सम 8 आ सकते हैं, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है, 11 आ सकता है या फिर उससे ज्यादा आ सकता है। नहीं, 8 कैसे आएगा, तो एक काम करते हैं हमको वो पूरा 36 में देखने का जरूरत नहीं, बस ये दिमाग में रखना कि मिनिमम वैल्यू डाई का 1 होता है और मैक्सिमम 6 होता है और सम टोटल 12 होता है और मिनिमम 2 होता है। अब एक बात बताओ, अगर हम पहला डाई पे मिनिमम 1 लेंगे तो दूसरा डाई पे ऐसा कोई नंबर है जो लेने से सम 8 आए? 7 होता है, लेकिन 7 तो अपीयर करता नहीं है डाई पे, तो इसीलिए हम मिनिमम वैल्यू 2 से स्टार्ट करें। तो 2 कॉमा क्या होता है 8, 3 कॉमा क्या होता है 4 कॉमा 4, 5 कॉमा 3, 6 कॉमा 2। ये तरीके से क्या कुछ भी छूटेगा, मिनिमम से स्टार्ट करो और ये बस बढ़ाते जाओ अपने आप ही पता चलता है। नेक्स्ट 9 कैसे आएगा 3 कॉमा 6, 4 कॉमा 5, 5 कॉमा 4, 6 कॉमा 3। 10 कैसे आएगा 4 कॉमा 6, 5 कॉमा 5 एंड 6 कॉमा 11, 6 कॉमा 5 एंड 5 कॉमा 6 और 12, 6 कॉमा 6। ऑल कितने अंदर इसके अंदर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 15 आई मीन 2। तो ये हो गया तुम्हारा एन ऑफ ई हो गया 15 है कि नहीं। अब बताओ मुझे एफ, एफ का मतलब क्या है, देखो ई अलग है एफ अलग है, ई अलग है एफ अलग है। व्हेन यू आर राइटिंग ई डू नॉट कंपेयर विद एफ, व्हेन यू आर राइटिंग एफ डू नॉट कंपेयर विद ई, क्योंकि जब मैंने ई लिखा है तो एफ के कहीं कुछ मेंशन किए, जब मैंने एफ लिखा है इवेंट तो उसमें कुछ ई के बारे में कुछ मेंशन किए नहीं, तो तुम ई को कंपेयर कैसे करोगे एफ के साथ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एफ का मतलब क्या है, एफ है तुम्हारा वो सारे नंबर्स का सॉरी वो सारे पेयर जिसमें 4 अपीयर कर रहा है कहां पे फर्स्ट डाई पे। तो फर्स्ट डाई पे 4 अपीयर करेगा मतलब सेकंड डाई के बारे में कुछ मेंशन नहीं, फर्स्ट डाई के बारे में मेंशन है कि फर्स्ट डाई पे क्या अपीयर करेगा, सेकंड डाई पे कुछ मेंशन है, तो सेकंड डाई पे कुछ भी हो सकता है लेकिन फर्स्ट डाई पे कुछ भी नहीं हो सकता। फर्स्ट डाई पे क्या होना चाहिए, कितना आउटकम्स है यहाँ पे, कितना आउटकम्स है 6 आउटकम्स। ठीक है, अब मुझे दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तुम लोग इंटरसेक्शन का मतलब समझते हो ना, कि कोई है ऐसे किसी को डाउट है। इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। तो दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट्स क्या है, तो देखो सिंपल सा बात, इसके अंदर वो सारा नंबर है जिसका सम 8 है, इसके अंदर वो सारा पेयर है जिसका जो वैल्यू है जिसमें 4 अपीयर कर पहला डेज पे। तो बस यहाँ पे देख लो कि किसका किसका सम 8 आ रहा है। 4 + 3 7 होता है, 7 इसके अंदर होगा क्योंकि इसके अंदर सारा वो पेयर है जिसका सम टोटल 8 या 8 से, तो यहाँ पे 4 + 3 4 + 2 4 + 1 4 + 4 4 + 5। एक्चुअली गलत सोचा था, 8 मैंने सिर्फ दिमाग में रखा था, एक्चुअली 8 और ग्रेटर भी है, तो मैंने इनिशियली क्या बोला सिर्फ 1 होगा बट वो गलत था। वो 4,4 होगा 8 आ रहा है और 8 से हायर वाला हमको लेना है 4,5 4,6 मतलब कितना सारा एलिमेंट्स होगा, दैट इज 4,4 4,5 4,6। तो इसके इंटरसेक्शन के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, probability of E/F, that is n of E intersection F by n of F. What is n of E intersection F? 3. And what is n of F? 6. What is 3 by 6?
half is the answer. Any doubt anyone? तो मैंने भी सिर्फ ये बताया प्रोसेस ऐसे लिखा जाता है, उसके बाद जब पूरा हो जाएगा तब मैं बताऊंगा कि इसका हम लोग आखिर में ऐसा फॉर्मूला में लिख क्यों रहे इस तरह से। मुझे निकालना है E अंडर द कंडीशन F इज अकर्ड, तो फॉर्मूला से लिखा क्यों जा रहा है, those things I'll be explaining you later. Right now you will copy this sum. After copying this sum, everyone, you take time and copy, and then you will try sum number 10 just now, 10 and 12, everyone. So everyone note down. Sum number 10. So question is, 2 dice were thrown, same. The sample space will be 36. Identify 2 events, okay? देखो लिखा हुआ है and it is known, मतलब ये पता है, अगर ये already हो चुका है, क्या हो चुका है, that the numbers which come were different. So let E be the event that the numbers were different. कहाँ पे different? दोनों डाइस पे. उसके बाद एक इवेंट डिक्लेयर करते हैं हम लोग, that the sum of numbers was 5. उसको F से मैं डिनोट कर रहा हूँ, इवेंट that sum of numbers was 5. अब बताओ मुझे E और F दोनों में से किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, E का या F का? F का निकालना है, याद रखना, ठीक है? ये नहीं कि E जो भी E लिख दिया वो E का प्रोबेबिलिटी निकालना है, ऐसा बात नहीं। तुमको क्वेश्चन में पढ़ के आइडेंटिफाई करना होगा, मुझे इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना। अंडर द कंडीशन E has already occurred, डिनोमिनेटर में n of E आ जाएगा और न्यूमरेटर में दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा। ऑलराइट, अब बताओ मुझे E के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, मतलब 36 आउटकम्स में से कितने सारे आउटकम्स ऐसे हैं, 36 में से कितना सारा आउटकम है जहां पे जो दोनों नंबर्स है वो डिफरेंट होते हैं। 30 है कि नहीं? क्यों पता चला, कैसे पता चला? 36 में से ऐसा कितने सारे पेयर है जिसमें नंबर्स का पेयर, नंबर्स जो है दोनों डाइस पे सेम होगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, तो ये 6 हो गया ना, ये 6 तो हटाना है, तो बाकी 30 हम लिख के दिखाना है? नहीं, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे n of E equals to 30. F के अंदर क्या क्या है बताओ, तो वो सारा है नंबर जिसका सम क्या होगा, तो एक काम करके लिख के दिखा दीजिए क्योंकि काफी छोटा है, ये हो जाएगा, इजीली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो 1,4 2,3 3,2 4,1। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, तुमको पता है कि E के अंदर वो सारा पेयर है, ठीक है, वो सारा पेयर है जिसमें जो दोनों नंबर्स होगा वो पेयर में वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो F के अंदर क्या वो सारा नंबर्स है जिसमें डिफरेंट है, तो इसका मतलब F के अंदर जितना एलिमेंट्स है, डू यू एग्री दैट F के अंदर जितना एलिमेंट है वो E के अंदर प्रेजेंट होगा, क्योंकि E के अंदर वो 6 छोड़ के बाकी सब कुछ है, तो डेफिनेटली हम लोग 1,4 भी होगा उसके अंदर, 2,3 भी होगा, 3,2 भी होगा, 4,1 भी प्रेजेंट होगा इसके अंदर। So what is n of E intersection F? Is 4. What is n of F? 4. So what is the required probability? Probability of F slash E. N of E intersection F is how much? How much? 4. What is n of E? 4 by 30 is 2 by 50. All right. So a family has got 2 children. So it will be boy, 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 girl, girl, boy, and girl, girl. So ये मैंने ऑलरेडी समझाया है, ये अगर देखो सैंपल स्पेस, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था सैंपल स्पेस होता है। अब देखो मुझे प्रोबेबिलिटी किस चीज का निकालना है, बताओ, तुम लोग बताओ, मैं ये क्वेश्चन नहीं दे, यस बोथ आर बॉयज, प्रोबेबिलिटी निकालना है बोथ आर बॉयज, तो एक काम करते हैं, लेट E बी द इवेंट
that both are selected. E के अंदर क्या क्या आएगा? both are boys, that is b1 b2. कितने एलिमेंट्स है E के अंदर? एक. अब देखो प्रोबेबिलिटी हम लोग को E का निकालना है, ठीक है, अंडर द कंडीशन नंबर 1 के अंदर दूसरा, नंबर 2 के अंदर दूसरा, लेकिन ये दो पार्ट है इसके अंदर. कंडीशन नंबर 1 के अंदर क्या है? is if one is a boy, right? Even that one of them is a boy. मतलब हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है किस चीज का बताओ तो? हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है E1 का. आई एम सॉरी, प्रोबेबिलिटी हम लोग को E का निकालना है अंडर द कंडीशन दैट E1 has already occurred. Are you convinced? I mean, ये वाला पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को समझ में? मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी दोनों केस में 1 और 2 दोनों केस में मुझे प्रोबेबिलिटी E का ही निकालना है, बट इसमें इफ का जो कंडीशन है वो ये है, इफ वन ऑफ देम इज अ बॉय, और दूसरा में इफ का कंडीशन कुछ और है शायद, इवन दैट elder child is a boy. ठीक है, मुझे इसमें प्रोबेबिलिटी निकालना है E/E1 का, और यहां निकालना है हम लोग को E/E2 का. All right. Now tell me what is E1? E1 is the event that one of them is a boy. So one of them is a boy मतलब exactly one is a boy नहीं. All right. अब दोनों इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? E1 के अंदर दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? एक ही है. इसका आंसर क्या होगा? 1/3. E2 is the event that elder child is a boy. All right. और कोई इवेंट आएगा? elder child is a boy. तो सेकंड वाले के बारे में मेंशन नहीं है, मतलब गर्ल हो सकता है या बॉय भी हो सकता है. N of E2 के अंदर क्या आएगा? 2. और दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? हाफ. एनी डाउट एनीवन? समझ में आया? तो अब देखो इसके बाद वाला क्वेश्चंस बहुत ही आसान है. इसके बाद वाले क्वेश्चंस में सारे में क्या है पता है? ऑलरेडी सारा का प्रोबेबिलिटी वैल्यू दिया हुआ है. इसके बाद वाले क्वेश्चंस में ऑलरेडी सबका प्रोबेबिलिटी वैल्यू दिया हुआ है, बस तुमको फाइंड करना है. जैसे सम नंबर 14 देख लेते हैं. 14 सबको रीड करो इसको कॉपी करने के बाद. So everyone, I think everyone has completed number 14. I think 14 देना है. 14 हो गया सबका? किसी का डाउट है? तो अब तुम लोग बाकी पूरे एक्सरसाइज का होमवर्क करके आओ, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेस थ्योरम स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट भी हो जाएगा एक ही क्लास में. नहीं आज के लिए.